साल था दोस्तों 1930। पहले वर्ल्ड वॉर को खत्म हुए अभी सिर्फ 12 साल ही हुए थे और दुनिया इसके दिए गए जख्मों से उभर ही रही थी। तभी खबर मिलती है साइंटिस्ट अर्नेस्ट लॉरेंस ने एक ऐसी मशीन बना डाली जिसने एलिमेंट्री फिजिक्स को हिला कर रख दिया। यूं तो ये मशीन सिर्फ 27 इंचेस की थी, लेकिन 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी प्रोड्यूस करने की काबिलियत के साथ तैयार की जाती है। अभी तक किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस साइंटिस्ट ने बना क्या डाला है, लेकिन जैसे ही इसकी घोषणा खुद लॉरेंस करते हैं तो पूरी दुनिया की आंखें फटी की फटी और कान मानो की शून्य से पड़ जाते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में सर बारूद और बम फोड़ने के बाद इंसानों ने अब चाहा आंखों से ना दिखने वाले एटम्स को तोड़ना, ताकि वो इसकी इमेंस अमाउंट ऑफ एनर्जी को एक्सट्रैक्ट कर फर्दर डेवलपमेंट में यूज कर सकें। एंड कुछ इसी सोच के साथ साल 1930 यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में साइंटिस्ट अर्नेस्ट लॉरेंस द्वारा बनाया गया मानव इतिहास का सबसे पहला पार्टिकल एक्सेलरेटर द साइक्लोट्रॉन। अभी दुनिया के सबसे पहले पार्टिकल एक्सेलरेटर यानी साइक्लोट्रॉन को बने कुछ ही समय बीता था कि इसके काफी नए और एडवांस्ड वेरिएंट्स भी आने लगते हैं। लेकिन बात तब बिगड़ती है जब ओपेनहाइमर अपने जादू टोने का प्रयोग इस पर करना शुरू करते हैं, जिसके कारण ये पार्टिकल एक्सेलरेटर एक पैरानॉर्मल थिंग में कन्वर्ट होकर 2 अग्निप्रेत को जन्म देती है, जिन्हें जबरदस्ती 1945 में जापान को हैंडओवर कर दिया जाता है। इस घटना के बाद चीजें और भी बिगड़ने लगती हैं और साथ ही दुनिया का माहौल भी काफी गर्म हो चुका था। एंड कहीं इस गर्म माहौल में ये चीज पिघल ना जाए, इसीलिए शुरुआत की जाती है ठंडी लड़ाई की। 1945 में शुरू हुआ कोल्ड वॉर 1991 में जाकर खत्म होता है और इसी के बीच 1967 में सारी दुनिया से छिपाकर रशिया बनवाता है उस समय का सबसे बड़ा एंड पावरफुल पार्टिकल एक्सेलरेटर द U-70 सिंक्रोट्रॉन। इस पावरफुल पार्टिकल एक्सेलरेटर में ट्रिलियंस ऑफ प्रोटॉन पार्टिकल्स को लाइट स्पीड से ट्रैवल कराकर एक दूसरे से कोलाइड कराया जाता था, जिससे हर एक कोलिजन में लगभग 7.6 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जितनी ह्यूज एनर्जी एमिट होती थी। एंड डोंट फॉरगेट कि इनका नंबर लाख करोड़ में नहीं बल्कि ट्रिलियंस में है, तो ये एक साथ मिलकर कितनी ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी एमिट करेंगे। लिटरली फ्रेंड्स, ये एनर्जी इतनी ज्यादा है, अगर कोई इंसान कुछ समय के लिए इसके कांटेक्ट में आ जाए तो वह किसी गुब्बारे की तरह फूल कर ब्लास्ट हो जाएगा। बट आखिर इसका प्रूफ क्या है? एक ऐसा ही इंसिडेंट हुआ था रशियन साइंटिस्ट एनाटोली बुगोर्स्की के साथ, जो U-70 सिंक्रोट्रॉन पार्टिकल एक्सेलरेटर में इक्विपमेंट इंस्पेक्शन का काम करते थे। 13 जुलाई 1978 रोजाना की तरह जब एनाटोली बुगोर्स्की अपने कैबिन में बैठकर कॉफी एंजॉय कर रहे थे कि तभी उन्हें कंट्रोल रूम से एक कॉल आती है, जिसमें उन्हें बताया जाता है कि पार्टिकल एक्सेलरेटर में एक मेल फंक्शन आ गया है एंड अब उन्हें इसे ठीक करना होगा। रिप्लाई देते हुए एनाटोली कहते हैं कि मैं इसे 5 मिनट बाद देख लूंगा और फिर से अपनी कॉफी एंजॉय करने लगते हैं। बट शायद एनाटोली टाइम का सही अंदाजा नहीं लगा पाते और वो 5 मिनट खत्म होने से पहले ही पार्टिकल एक्सेलरेटर की ओर चल पड़ते हैं। एक्सेलरेटर में घुसने से पहले एक ऑटोमेटिक गेट से होकर जाना पड़ता था, जिसके ऊपर रेड और ग्रीन लाइट ग्लो हुआ करती थी, जिससे साइंटिस्ट ये डिफरेंशिएट कर पाते थे कि पार्टिकल एक्सेलरेटर आखिर ऑन है या फिर ऑफ। बट शायद उस दिन एनाटोली की किस्मत उसका साथ देना बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। दैट्स बिकॉज इट डजंट मैटर कि पार्टिकल एक्सेलरेटर ऑन है या फिर ऑफ, सिग्नल हमेशा ग्रीन ही शो होता था, जो कि लैक ऑफ मेंटेनेंस का नतीजा था। सिग्नल ग्रीन देखकर हर दूसरे इंसान की तरह एनाटोली को भी यही लगता है कि पार्टिकल एक्सेलरेटर बंद हो चुका है और वो अब सेफली एंटर कर सकते हैं। इधर एनाटोली पार्टिकल एक्सेलरेटर में एंटर कर जाते हैं और वहीं दूसरी तरफ कंट्रोल रूम में बैठे लोग अभी भी एनाटोली के 5 मिनट खत्म होने का वेट कर रहे थे। मेल फंक्शन पॉइंट पर जाकर एनाटोली जब उसे चेक कर ही रहे होते हैं, तभी लाइट स्पीड से ट्रैवल करती हाईली एनर्जेटिक प्रोटॉन बीम उनके सर के आर पार निकल जाती है।
और बस होना क्या था, उनका सर किसी गुब्बारे की तरह खुश मत हो ऐसा कुछ नहीं होता। शिट! हाँ सच्ची, बल्कि रियलिटी इससे काफी अलग है। एक बयान के मुताबिक जब वो हाईली एनर्जेटिक बीम एनाटोली के सर से टकराती है तब एनाटोली को एक ही पल में 1000 सन जितनी रोशनी दिखाई पड़ती है और उसी सेकंड वो अपना सर पीछे कर लेते हैं। इन्हीं कुछ चंद सेकंड में एनाटोली को अपने पूर्वज दिखाई ही पड़े थे और उसे इतना अंदाजा तो लग जाता है कि उसके साथ कुछ तो गड़बड़ हुई है। इसको अच्छे से जानने और डॉक्टर से कंसल्ट कराने के बजाय ये आदमी मस्त घूमता फिरता अपनी कैबिन में जाकर दोबारा बैठ जाता है और ऐसे एक्ट करता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। शाम को जब वह अपने घर पहुंचता है तब उसे उसकी पत्नी बताती है कि उसका सर थोड़ा सा सूज गया है। अगेन एनाटोली इसे इग्नोर करता है, बट डिनर करने के बाद जैसे ही 1-2 घंटे बीतते हैं और अब एनाटोली का चेहरा इतना ज्यादा सूज जाता है कि वह खुद को आईने में भी नहीं पहचान पा रहा था। अब अचानक से एनाटोली के सर में एक बहुत ही भयानक दर्द शुरू होता है। ये कुछ ऐसा था कि मानो उसका सर 2 पार्ट्स में टूट रहा हो एंड इसी के साथ उसे हियरिंग एंड ब्रीथिंग में भी प्रॉब्लम्स होने लगती है। एनाटोली की इतनी क्रिटिकल कंडीशन को देखकर उसे जल्द से जल्द पास ही के हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स जब उसे एग्जामिन कर रहे थे तभी उनमें से एक एनाटोली के लेफ्ट साइड फेशियल स्वेलिंग एंड बर्न स्पॉट के बारे में पूछता है, जिसके रिस्पॉन्स में एनाटोली अपने साथ हुए पूरे इंसिडेंट की कहानी बताता है। हालांकि डॉक्टर्स उस पर जरा भी यकीन नहीं करते और अपना नॉर्मल सा प्रोसीजर जारी रखते हैं, बट उसके चेहरे पे मौजूद उस बर्न स्पॉट को लेकर डॉक्टर्स अभी भी काफी ज्यादा कंसर्न थे एंड इसीलिए उस पर कुछ बहुत टेस्ट भी किए जाते हैं। एंड जब इनकी रिपोर्ट्स आई देन सभी के सभी डॉक्टर्स काफी ज्यादा शॉक्ड रह गए। आमतौर पर अगर कोई इंसान 500 से 1000 रंगटंग रेडिएशन के एक्सपोजर में आ जाए देन उसका बचना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है, और अगर यही पैरामीटर थोड़ा सा ऊपर और बढ़कर 2000 रंगटंग तक पहुंच जाए देन मौत लिटरली वाइल्ड कार्ड एंट्री देगी। बट एनाटोली के केस में ऐसा बिल्कुल नहीं था। एनाटोली ने ना तो 500 रंगटंग रेडिएशन को एक्सपीरियंस किया और ना ही 2000, बल्कि उसने तो एक ही पल में 2 से 3 लाख रंगटंग रेडिएशन को एक्सपीरियंस किया था, जो कि लीथल रेडिएशन पैरामीटर से भी 100 गुना जाता है। मैंने आपको अमाउंट बता दिया है, इससे होने वाले नुकसान का अंदाजा आप खुद ही लगा सकते हो। ये सब जानकर डॉक्टर तुरंत एक्शन में आते हैं एंड क्योंकि ये दुनिया का ऐसा पहला केस था जिसमें किसी इंसान के भीतर इतनी ज्यादा रेडिएशन कैद थी, इसीलिए डॉक्टर के सामने 2 चैलेंजेस थे। पहला कि वो इंसान इतनी रेडिएशन झेलने के बाद भी जिंदा है एंड दूसरा कि जो रेडिएशन उसने झेली है सारी की सारी वन ऑफ द मेजर ऑर्गन ऑफ द बॉडी यानी सीधा ब्रेन में ही कैद थी। इसीलिए डॉक्टर्स ये समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर वो एनाटोली की ट्रीटमेंट या उसकी जान बचाने के लिए करें तो करें क्या। लेकिन फिर भी डॉक्टर से जितना बन सकता था उन्होंने एनाटोली की ट्रीटमेंट में हर एक मुमकिन प्रयास किया एंड लकीली विथ ऑल दिस एफर्ट्स एनाटोली वाज फाइनली बीइंग एबल टू सर्वाइव हिज डेथ। क्या? ये क्या बक रहे हो? हाँ जानता हूँ काफी शॉकिंग बात है। ठीक तुम्हारी तरह ही डॉक्टर्स को भी लगा था कि एनाटोली अब जिंदा नहीं बच पाएगा, लेकिन फिर भी वह बच गया। हाँ चोटें काफी ज्यादा सीरियस थी बट फॉर्चुनेटली जानलेवा साबित नहीं हुई। थोड़ी मिर्ची डालते हुए बता दूं कि एनाटोली आज यानी 2025 में भी जिंदा है। हालांकि डॉक्टर्स का मुझे पता नहीं जो तुम्हारी तरह ही सोच रहे थे कि एनाटोली अब जिंदा नहीं बच पाएगा। एनाटोली बुगोस्की ने एक बहुत ही हाई अमाउंट ऑफ रेडिएशन को एक्सपीरियंस किया था जो किसी नॉर्मल पर्सन की बस की बात ही नहीं है। तो क्या इसका मतलब? अरे नहीं, एनाटोली कोई सुपर ह्यूमन बिल्कुल नहीं था। वो था तो एक नॉर्मल सा इंसान ही, बट जिस पार्टिकल एक्सेलरेटर ने उसकी जान लेना चाहा उसी की एक न्यूक्लियर फिनोमेना ने उसकी जान भी बचाई। एंड ये जानने से पहले कि एनाटोली बुगोस्की की जान कैसे बनी, अगर हम ये जान लें कि पार्टिकल एक्सेलरेटर आखिर वर्क कैसे करता है, आखिर क्या है इसका मैकेनिज्म, तो हम इस केस को और अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। बिलीव मी इसका मैकेनिज्म हद से ज्यादा सिंपल है। सो चलिए शुरू करते हैं पार्टिकल एक्सेलरेटर के इस मैकेनिज्म को।
ये है LHC, द लार्ज हैड्रोन कोलाइडर, इंसानों द्वारा बनाया गया अभी तक का सबसे बड़ा एंड मोस्ट पावरफुल पार्टिकल एक्सेलरेटर, स्पैनिंग अ 27 किलोमीटर रिंग beneath the city of Geneva at a depth of 175 मीटर, lying between the border of France and Switzerland। यही नहीं, इसके अंदर मूव कर रहे प्रोटॉन्स एक सेकंड में इसके 11,000 से भी ज्यादा रेवोल्यूशन लगा लेते हैं एंड हमेशा की तरह ऑन कोलाइडिंग रिलीज करते हैं 14 टेरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जितनी ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी। भले ही ये पार्टिकल एक्सेलरेटर कितना ही बड़ा क्यों ना हो, बट इसका मैकेनिज्म बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। सबसे पहले हम हाइड्रोजन को आयोनाइज कर उसे प्रोटॉन में कन्वर्ट कर लेंगे, देन मिलियंस ऑफ प्रोटॉन्स को हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू बार बार एक्सेलरेट कराया जाएगा। जितनी बार ये प्रोटॉन्स इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू पास होते हैं, इनकी एनर्जी एंड स्पीड दोनों ही बढ़ती जाती है और कहीं ये मिलियंस ऑफ प्रोटॉन्स वैक्यूम ट्यूब की वॉल से न टकरा जाए, इसीलिए यूज में लिया जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का, जो इन भेड़ बकरियों की तरह मूव कर रहे प्रोटॉन्स को एक लीनियर बीम में कन्वर्ट कर उसे कर्व डायरेक्शन में मुड़ने पर मजबूर कर देते हैं। और अब यही प्रोसेस बार बार रिपीट कराया जाएगा जब तक कि ये बीम 99.99% लाइट स्पीड को अचीव नहीं कर लेती। और अगर एक बार ये स्पीड मिल गई, देन इस बीम को बीच से स्प्लिट कर अपोजिट डायरेक्शन से लाकर एक दूसरे से कोलाइड करा दिया जाएगा एट अ वेरी स्पेसिफिक पॉइंट, जहाँ पर लगे होते हैं बड़े बड़े डिटेक्टर्स, जो इस हाई एनर्जी कोलिजन से निकले छोटे से भी छोटे पार्टिकल्स लाइक क्वार्क, बोसोन एंड इवन क्वांटम लेवल पार्टिकल्स को भी डिटेक्ट कर लेते हैं, जो हमें सिर्फ न्यू साइंटिफिक अप्रोच एंड डिस्कवरी ही नहीं बल्कि इस दुनिया की सबसे बड़ी ऑरिजिन ऑफ द यूनिवर्स को सॉल्व करने की क्रेडिबिलिटी भी देता है। इवन द गॉड्स पार्टिकल यानी हिग्स बोसोन, जिसका आइडिया 1964 में पीटर हिग्स ने दिया था, उसे भी पार्टिकल एक्सेलरेटर ने जुलाई 2012 में ढूंढ निकाला एंड क्वांटम लेवल पर उसकी एग्जिस्टेंस को फाइनली प्रूव कर दिया। तो अब तक आप समझ ही गए होंगे कि पार्टिकल एक्सेलरेटर कोई आम मशीन बिल्कुल नहीं है। ये एक ऐसी बेहद ही एडवांस्ड एंड खतरनाक टेक्नोलॉजी है जो सही इस्तेमाल पर जिंदगी को आसान और गलत हालातों में जिंदगी और मौत के बीच का फर्क भी मिटा सकती है। और अब हम ये जानेंगे कि एनाटोली की जान आखिर बची तो बची कैसे। एनाटोली की सर्वाइवल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में हमने मेनली 3 रीजन्स को पाया जिसकी वजह से एनाटोली आज जिंदा है। एंड वंस अगेन एनाटोली की जिंदा होने का रीजन एक ये भी है कि इस 3 रीजन लिस्ट का सेकंड रीजन अभी हुआ ही नहीं। अभी के लिए बता दूं कि अगर ये सेकंड रीजन गलती से भी हो जाता देन ये वीडियो अभी तक खत्म हो चुकी होती। एंड वो क्यों, चलो पहले रीजन से समझते हैं। इमेजिन करो कि एक बच्चा फुटबॉल को हिट करता है। इनिशियली तो वो बॉल स्पीड में जाती है, लेकिन कुछ टाइम बाद धीरे होते होते फाइनली एक पॉइंट पर जाकर स्टॉप हो गई, लूजिंग इट्स ऑल काइनेटिक एनर्जी अगेंस्ट द फ्रिक्शन। ठीक इसी तरह कोई भी अगर रेडिएशन पार्टिकल लाइक अल्फा या प्रोटॉन किसी मैटर के अंदर से गुजरता है तो वो भी अपनी एनर्जी को ग्रेजुअली एमिट करता रहता है, जिसे हम न्यूक्लियर फिजिक्स में स्टॉपिंग पावर कहते हैं। सेम इसी फिनोमेनन की वजह से रेडियो एक्टिव मटेरियल जो गामा या एक्सरे छोड़ते हैं, यानी किसी भी टाइप की रेडिएशन जो हम ह्यूमंस के लिए हार्मफुल है, उसे लीड बॉक्स में कैरी किया जाता है, क्योंकि लेड एक बहुत ही डेंस मटेरियल है जो इन रेडिएशन रेस को बाहर निकलने से पहले ही इनकी सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर इवेंचुअली इन्हें स्टॉप कर देता है। जितना ज्यादा डेंस मटेरियल उतना ज्यादा फ्रिक्शन एंड उतनी ही ज्यादा उनकी स्टॉपिंग पावर। Here you can see in the graph कि कैसे एक रेडिएशन ने मैटर के अंदर अपनी एनर्जी को ग्रेजुअली रिलीज किया है। जब उसकी स्पीड बहुत ही ज्यादा थी, इस रीजन A to B में एनर्जी ग्रेजुअली रिलीज होती गई, बट जब उसकी स्पीड बहुत ही कम हो गई, देन हमें रीजन B to C में एक स्लीप स्लोप देखने को मिला एंड एट द हाईएस्ट पॉइंट D एनर्जी सबसे ज्यादा रिलीज हुई एंड देन वो बीम एक ड्रॉप के साथ पॉइंट E पर जाकर फाइनली स्टॉप हो गई। एट पॉइंट D जहाँ पर सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई, इस पॉइंट या फिर इस फिनोमेनन को कहते हैं द ब्रैग पीक। ठीक यही फिनोमेनन हमें एनाटोली के केस में भी देखने को मिला। वो प्रोटॉन बीम बैक स्कल से एंटर करते हुए लेफ्ट विजुअल प्रोसेसिंग एरिया, टिम्पैनिक कैविटी, हाइपोथैलेमस, टेम्पोरल बोन एंड फाइनली नेजल कैविटी से होते हुए नाक के नीचे से निकल गई।
एट द पॉइंट इन द बैक स्कल जहाँ से प्रोटॉन बीम ने एंटर किया था वहाँ रेडिएशन का कोई खास डैमेज देखने को नहीं मिला, लेकिन उसके चलते एनाटोली के कुछ बाल वहाँ झड़ चुके थे। बट अगर हम एग्जिट पॉइंट यानी फेस साइड पर आए देन रेडिएशन का डैमेज साफ साफ दिखाई पड़ रहा था। हैवी नर्व डैमेजिंग के कारण एनाटोली का लेफ्ट फेस पैरालाइज हो चुका था, कॉजिंग पार्शियल फेशियल पैरालिसिस। एंड इसी के साथ उसके लेफ्ट ईयर ने भी सुनने की कैपेबिलिटीज खो दी, जिसे एक टिनाइटस साउंड ने हमेशा के लिए ऑक्युपाई कर लिया। बट रिमेंबर दैट कि वो प्रोटॉन बीम कभी भी अपनी मैक्सिमम एनर्जी एनाटोली के सर में एमिट ही नहीं कर पाई। दैट्स बिकॉज पहले तो इस प्रोटॉन बीम की स्पीड बहुत ही ज्यादा थी, एंड दूसरा कि एनाटोली का सर ना तो इतना डेंस था और ना है इतना लंबा जो प्रोटॉन बीम की सारी एनर्जी बाहर निकलने से पहले ही एब्जॉर्ब कर सके। एंड बिलीव मी, अगर इनमें से कोई भी फैक्टर ब्रैक पीक की कंडीशन को सपोर्ट कर देता देन एनाटोली का सर लिटरली। तो ये थे एनाटोली के बचने के दो सॉलिड साइंटिफिक रीजन, स्टॉपिंग पावर एंड ब्रैक पीक। लेकिन अगर आपने जरा भी नोटिस किया होगा देन इस पूरे इंसिडेंट में एक और चीज एनाटोली की कॉन्टिन्यूसली मदद करते हुए आ रही थी, एंड ये थी उसकी किस्मत यानी कि लक। एनाटोली का लक भी उतना ही पावरफुल था जितना कि वो प्रोटॉन बीम, इसीलिए वो बीम बिना किसी वाइटल ऑर्गन को डैमेज किए बिना बैक स्कल से एंटर करते हुए नाक के नीचे से निकल गई। बट इस बात में जो कुछ भी आया, बीम ने उसे लिटरली जला कर रख दिया था। रेडिएशन के कारण एनाटोली की स्किन लिटरली पील ऑफ होने लगी थी। हालांकि इसका कोई भी इलाज नहीं था, लेकिन जो डैमेज ब्रेन टिश्यूज में आया वह खुद ब खुद न्यूरोप्लास्टिसिटी के चलते रिकवर हो गया। इतना सब कुछ जला के रख दिया, लेकिन सरप्राइजिंगली नेवरदलेस एनाटोली अभी भी जिंदा खड़ा था, जो किसी मिरेकल से कम नहीं है। लेकिन वो कहते हैं ना कि हर एक मिरेकल की एक कीमत चुकानी पड़ती है, एंड ये कीमत एनाटोली को आगे आने वाले कई सालों तक चुकानी पड़ी। अभी भी एनाटोली का माइंड काफी ज्यादा स्ट्रांग था, लेकिन मेंटल वर्क करने पर उसे सीजर्स एंड फटीग जैसी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता। उसके लेफ्ट ईयर ने भी सुनने की कैपेबिलिटीज खो दी थी, जिसे एक टिनाइटस साउंड ने हमेशा के लिए ऑक्युपाई कर लिया। एंड जैसा कि मैंने बताया था कि रेडिएशन के कारण उसका लेफ्ट फेस भी पैरालाइज हो चुका था। लेकिन इन सब प्रॉब्लम्स के बावजूद भी एनाटोली ने अपना करियर पार्टिकल फिजिक्स में ही जारी रखा। बस उसे साल में 2 बार मॉस्को रेडिएशन क्लिनिक जाना पड़ता, जहां वो अपने ही जैसे रेडिएशन का शिकार हुए लोगों से मिलता। सोवियत यूनियन की न्यूक्लियर पावर से लिंक सीक्रेसी की वजह से एनाटोली ने मोर देन 10 इयर्स इस इंसिडेंट के बारे में किसी से ओपनली बात तक नहीं की। लेकिन जब उसका ये इंसिडेंट काफी पॉपुलर होने लगा, तब उसे सोवियत एंड रशियन मेडिसिन का पोस्टर बॉय बना दिया गया। बुगोस्की ने इंस्टीट्यूट फॉर हाई एनर्जी फिजिक्स में अपना करियर जारी रखा, एंड लास्ट में उसी पार्टिकल एक्सेलरेटर यानी U70 सिंक्रोट्रॉन के एक्सपेरिमेंट कोऑर्डिनेटर बन गए, जिसने उनका ये हाल किया था।